हमसे संगठन के द्वारा भीमा कोरेगांव रणसंग्रामाती ऐतिहासिक विजय शौर्य दिन शताब्दी द्विशताब्दी स्मृति वर्षा अभियानांतर्गत व 31वें महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनाच्या निमित्तानं आजचा हा मुंबई जिल्हा विशेष प्रबोधन सम्मेलनाचा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखा गया है वो विषय है ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र पर बलात्कार एवं मानव अधिकार का उल्लंघन अथवा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किए बगैर मूल निवासी बहुजनों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं। साथियों, ये जो विषय आज यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं उस विषय के बारे में सारे देश भर में हम लोग लगातार जन जागरण कर रहे हैं और उसके द्वारा लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज जो चुनाव हो रहे हैं वो लोगों के वोटों से लोग चुनकर नहीं जा रहे। ईवीएम मशीन उनको चुनकर भेज रही है। जब तक ईवीएम मशीन से एमएलए और एमपी चुनकर जाएंगे तब तक किसानों को आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि किसानों की समस्याओं का समाधान तो तब होगा जब किसानों के वोटों से लोग चुनकर जाएंगे। जब किसानों के वोटों से लोग चुनकर ही नहीं जाएंगे और जो चुनकर जाने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमें तो ईवीएम मशीन के द्वारा चुनकर जाना है, तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जरूरत क्या है? किसी भी समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं है जब लोगों के वोटों से चुनकर ही जाना नहीं है। मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ईवीएम मशीन के बारे में जो बताया जा रहा है वो केवल ईवीएम मशीन का मामला नहीं है, सही और सच्चे प्रतिनिधि, सही और सच्चे नुमाइंदे चुनने का मामला है। अगर आपके प्रतिनिधि आपके वोटों के द्वारा चुनकर गए ही नहीं तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए वो प्रयास क्यों करेंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ईवीएम मशीन का मामला समझना है। ये केवल ईवीएम मशीन का मामला नहीं है, सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए इसका मामला है। आठ अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। किसी पढ़े लिखे आदमी को पता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनपढ़ आदमी को पता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पता नहीं है। जब किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पता नहीं है बल्कि पढ़ा लिखा आदमी बहस करता है,
नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप कुछ भी बातें करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर मेरे पास तो इसके दस्तावेजी प्रमाण है, तो भारत में किसी के भी पास नहीं है, केवल मेरे पास। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अभी मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताऊंगा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया। वो निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को दिया, मगर अखबार वालों ने और टीवी वालों ने आज तक उसकी खबर नहीं छापी। पढ़े लिखे लोगों को क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि खबर नहीं छापी। खबर छापी होती तो आपको मालूम होता। टीवी वालों ने खबर क्यों नहीं दी? क्योंकि जब दुनिया में कोई भी षड्यंत्र करना होता है तो षड्यंत्र छुपकर किया जाता है। दुनिया में जहां भी षड्यंत्र होता है वो छुपकर किया जाता है। तो ये षड्यंत्र हुआ और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये षड्यंत्र खुल जाएगा, लोगों को मालूम हो जाएगा, इसलिए अखबार वालों ने सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसकी खबर को नहीं छापा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। गिनती करो, 8 अक्टूबर 2013, 8 अक्टूबर 2014, एक साल। 8 अक्टूबर 2014, 8 अक्टूबर 2015, 2 साल। 8 अक्टूबर 2015, 8 अक्टूबर 2016, 3 साल। 3 साल, 3 महीने और अभी 7 महीने, 3 साल 10 महीने हो गए। अखबार वालों ने आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं वो अखबार के फ्रंट पेज पर छापे जाते हैं, लीड न्यूज में छापे जाते हैं, उस पर एडिटोरियल लिखा जाता है, साइड लेख लिखा जाता है, कमेंट्री लिखी जाती है। या तो खबर ही नहीं छापी। फ्रंट पेज तो छोड़ो, अखबार के पिछवाड़े में भी खबर को नहीं छापा। टीवी वाले 24 घंटे खबर देते हैं, उस पर 8 और 10 के दरमियान प्राइम टाइम में डिस्कस और डिबेट होता है, पैनल डिस्कशन होता है, कुछ भी नहीं हुआ, खबर ही नहीं। प्लान बनाकर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक चैनल ने नहीं दिया तो दूसरा चैनल दे सकता है, दूसरे ने नहीं दिया तो तीसरा चैनल दे सकता है। अगर किसी ने भी नहीं दिया तो इसका मतलब है एक सेंटर से उनको टेलीफोन गया होगा, ये खबर नहीं जाता। वो सेंटर प्रधानमंत्री का ऑफिस हो सकता है, प्रधानमंत्री का प्रेस सेक्रेटरी हो सकता है, उसने सारे अखबारों को खबर किया होगा, ये खबर नहीं छापना है। मैं आप लोगों को कॉन्स्पिरेसी समझा रहा, आपको पता चले कि ये कॉन्स्पिरेसी मॉनिटर बाय पीएमओ, इससे आपको कॉन्स्पिरेसी का अंदाजा आनेगा। अगर पीएमओ से खबर नहीं जाएगी अखबार वालों को, टीवी वालों को, तो वो क्यों मानेगा? एक आधा अखबार मानेगा, एक आधा टीवी वाले मानेगा, दूसरा वाला छाप देगा, तो लोगों को तो मालूम हो ही जाएगा। और दूसरे अखबार ने अगर इतनी बड़ी खबर छापी तो तीसरा चैनल वाला ये सोचता है कि मेरा टीआरपी कम हो जाएगा, तो वो भी छापना शुरू कर देता है। तो ये तो पीएमओ के द्वारा, पीएमओ का मतलब है
P for Prime Minister's PMO, Prime Minister's Office, जहाँ प्रधानमंत्री का सेक्रेटेरिएट बैठता है, वहां से मॉनिटर होता है। आपको कॉन्स्पिरेसी का अंदाजा है इसलिए बता रहा हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ये क्या निर्णय दिया, थोड़ा ये भी आपको बता देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपी मेरे पास में, कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूँ आपको। ये 33 प्यारे का जजमेंट है। 33 प्यारे में 29 प्यारे में इस मुद्दे पर, ईवीएम पर खास तौर पर जजमेंट दिया है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है, फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड, अंग्रेजी में है, कुछ लोगों को अंग्रेजी समझ में आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, तो मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके समझाऊँ। फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड, दोनों पार्टी के लोगों ने, यानी चुनाव आयोग ने और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं, सादर किए हैं, उस रेफरेंस में फ्रॉम द मटेरियल प्लेस्ड बाय बोथ द साइड we are satisfied that the paper trail is an indispensable requirement of a free and fair election. चुनाव आयोग के द्वारा और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में सादर किए हैं, उसको पढ़ने के बाद हम पूर्णता संतुष्ट है। We are satisfied that the paper trail is an indispensable requirement of a free and fair election. यदि इस देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है तो पेपर ट्रेल मशीन लगाए बगैर फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव नहीं है। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई जजमेंट में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है? क्लियर शब्दों में लिखा सुप्रीम कोर्ट, इसमें किसी प्रकार का कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की भी कोई चांस नहीं है। क्लियर। आगे, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम्स, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम्स कैन बी अचीव। मतदाताओं का अभी ईवीएम पर विश्वास नहीं है, ये विश्वास कैन बी अचीव, ये हासिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मतदाताओं का अभी विश्वास नहीं है, ईवीएम पर नहीं है। ईवीएम पर जो विश्वास नहीं है, वो विश्वास ईवीएम कैन बी अचीव, ईवीएम ये विश्वास हासिल कर सकता है। कब कर सकता है? ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल ईवीएम मशीन को जोड़ने के बाद ही ईवीएम से गया हुआ विश्वास हासिल किया जा सकता है। ईवीएम विद पेपर ट्रेल सिस्टम, सिंगल ईवीएम नहीं, ईवीएम with paper trail system ensure the accuracy of the voting system। इसका मतलब है अभी मतदाता जिस कैंडिडेट पर वोट डालता है, उस मतदाता को ये इंश्योर नहीं किया जा सकता कि उसने जिस कैंडिडेट के नाम पर वोट डाला है वो वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होगा। दोबारा अंग्रेजी पढ़ के सुनाता हूं। ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। ईवीएम को पेपर ट्रेल सिस्टम लगाने के बाद ये गारंटी दी जा सकती है, ये खातरी दी जा सकती है कि मतदाता जिसको वोट डालेगा उसी के नाम पर उसका वोट जमा होगा। इसके उल्टा करो, यदि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई
तो मतदाता को ये इंश्योर नहीं किया जा सकता कि उसने जिसको वोट डाला उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया है। आपको थोड़ा सा उल्टा सुल्टा समझाना पड़ेगा, क्योंकि सारे संदर्भों के साथ आप समझ लोगे, आपके दिमाग में संदर्भ तो दूसरी बात है, आपके पास खबर तक नहीं है तो संदर्भ कहाँ से होगा? खबर होगी तो संदर्भ होगा, खबर ही नहीं होगी तो संदर्भ कहाँ से होगा? इसलिए मैं थोड़ा आपको उल्टा पुल्टा करके समझा रहा हूँ, इसके दोनों मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जाए जो सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता। आगे, with an intent to have a fullest transparency, हमने ये जो फैसला दिया है उसके पीछे हमारा ये मकसद है कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में पूर्णता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसको कहते हैं पारदर्शिता। ना आपको ट्रांसपेरेंसी समझ में आती है, ना आपको पारदर्शिता समझ में आती है। आप लोगों को बुरा लगेगा, मगर जो सही है वो बता रहा हूँ। आपको दोनों मालूम नहीं है इसका क्या है। इसको चुनाव प्रक्रिया के साथ जोड़कर पारदर्शिता का क्या अर्थ है थोड़ा समझा, क्योंकि इसके संदर्भ में ये शब्द, इसके संदर्भ में इसका मतलब है चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन के टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी है, मगर यही जानकारी मतदाता को नहीं है, यही जानकारी कैंडिडेट को नहीं है, यही जानकारी पार्टी को नहीं है, यही जानकारी पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं है। चुनाव आयोग को है मगर कैंडिडेट को और वोटर को नहीं है। दोनों को होगा तो पारदर्शिता है। एक को होगा जानकारी और एक को नहीं होगा तो इसका मतलब है दूसरों से छुपाया जा रहा है। दूसरों से छुपाया जाना इसका मतलब पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता का मतलब है दोनों को जानकारी होना, ये पारदर्शिता है। अब आपको दूसरा एक अर्थ समझाता हूं, क्योंकि समझना जरूरी है। मेरा भाषण इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे भाषण के मकसद ये है आपको समझना। मैं आपको दूसरा एक अर्थ बताता हूं पारदर्शिता का। पारदर्शिता का एक अर्थ ये है कि आपको इस तरह से मालूम होना चाहिए उसके बारे में, ईवीएम के बारे में, कि आपको जानकारी आर पार हो, आपको भी हो और चुनाव आयोग को भी हो, यानी दोनों को जानकारी हो। अगर इस तरह से आपको जानकारी होती है तो ये माना जा सकता है कि पारदर्शिता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा विद एन इंटेंट टू हैव ए फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए। इसका दूसरा मतलब है अभी चुनाव आयोग ईवीएम की सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जानता है मगर दूसरों को जानकारी नहीं है, इसलिए हम पेपर ट्रेल मशीन इसलिए लगा रहे हैं ताकि सभी संबंधित लोगों को इससे संबंध में सभी जानकारी हो सके और चुनाव की प्रक्रिया में पूर्णता, पारदर्शिता लाई जा सके। विद एन इंटेंट टू हैव ए फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, एंड ये हम क्यों कर रहे हैं? एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर। रिस्टोर शब्द का अर्थ यह है, रिस्टोर द कॉन्फिडेंस का मतलब है मतदाताओं का विश्वास गया हुआ है नहीं है, रिस्टोर करना है, फिर से बहाल करना है। मतदाताओं का विश्वास फिर से बहाल करना है। फिर से बहाल करने का मतलब है विश्वास नहीं है, उसको फिर से बहाल करना है, रिस्टोर। एंड to restore the confidence of the voters, it is necessary to set up EVM with paper trail system. इसलिए क्या करना होगा? इसलिए आवश्यक है कि ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल सिस्टम
लगाना होगा, बिकॉज वोट इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच हैज इमेंस इंपॉर्टेंस इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये ऐसा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि मतदाता जो वोट डालता है, वोट इज नथिंग, मतदाता जो वोट डालता है और वोट डालने का जो एक्ट करता है, वो जो एक्ट है ये उसके ओपिनियन का एक्सप्रेशन है, ये उसके ओपिनियन का एक्सप्रेशन है। जैसे मैं माइक पर अपना विचार अभिव्यक्त कर रहा हूँ, अपना विचार आपको बता रहा हूँ, अपना मत बता रहा हूँ, उसी तरह से वोटर 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को अपना वोट देता है। ये वोट देने की जो क्रिया करता है, ये क्रिया वो अपना मत देकर अपना मत एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। और ये जो मत व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है which has immense importance in democratic system। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो एक्सप्रेशन शब्द यहाँ आया हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। संविधान में आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि मतदाता को ये जो वो मत देकर अपना विचार अभिव्यक्त कर रहा है, ये सामान्य अधिकार नहीं है लोकतंत्र में, ये उसका मौलिक अधिकार है। ये केवल संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। और चुनाव आयोग तो छोटी ताकत है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और भारत के किसी भी ताकतवर संस्था के पास नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। केवल अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है या इमरजेंसी घोषित हो गई है, तो मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए विथहेल्ड होते हैं, फिर भी समाप्त नहीं होते हैं, केवल विथहेल्ड होते हैं, स्थगित होते हैं। और इस तरह से मौलिक अधिकार से संबंधित ये मामला है और इसीलिए चुनाव आयोग को इसमें दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब ये जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया, बताया, ये क्लियर है। अब क्लियर इस सेंस में है कि ईवीएम मशीन, अकेले ईवीएम मशीन के आधार पर चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। एक लाइन बता दो, अकेले ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, ऐसा चुनाव आयोग का फैसला है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम मशीन में जो कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, वो चुनाव आयोग को बताए, सुप्रीम कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट को बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को स्वीकार किया। ये जजमेंट में लिखा हुआ है। ये जजमेंट जो है 33 पैरा का है और इसके पहले बहुत सारे पैरा में उसको रिकॉर्ड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को मान लिया और उन्होंने अपने निगरानी में चुनाव आयोग से पेपर ट्रेल मशीन लगाने का सारा क्रियाकलाप करवाया। उसका सारा रिकॉर्ड है। जो लोग ये फैसले की कॉपी चाहते हैं वो मेरे से जो केस का नंबर है वो लेके जाएं और इंटरनेट पे वो नंबर सुप्रीम कोर्ट का टाइटल डालकर डाल दे तो आपको वो कॉपी
इंटरनेट पर मिल जाएगी, उसके प्रिंट आउट भी आप लोग निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा, टीवी पर उसके क्लिप्स है, यानी काल्पनिक नहीं, टीवी पर क्लिप्स है और क्लिप्स हमारे पास रिकॉर्ड में है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास में। जज ने कहा सुब्रमण्यम स्वामी को, और ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं, मगर हम लोग चुनाव में ईवीएम मशीन को रखना चाहते हैं। आपने हमें बताया इस मशीन में कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, हम मानते हैं, आपकी बात मान रहे हैं। आप बताइए इन कमियों को, खामियों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है? जज ने सुब्रमण्यम स्वामी को पूछा। क्लियर है? ये सुझाव पूछना अपने आप में एविडेंस है कि ईवीएम मशीन में कमजोरियां है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जज को कहा, हाँ, मेरे पास ईवीएम मशीन की कमियां, खामियां, कमजोरियां दूर करने का सुझाव है। क्या सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुझाव दिया। कहा जैसे एटीएम मशीन में मैं पैसा निकालने के लिए जाता हूँ तो रसीद एटीएम में आती है, उसमें लिखा होता है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, 5,000 रुपया आपने निकाला, 95,000 आपके अकाउंट में अभी बचा हुआ है। जब मैं ये रसीद देखता हूँ तो मेरी तसल्ली हो जाती है कि हाँ, ये मशीन सही तरह से काम कर रही है, मेरा विश्वास हो जाता है। मैं कागज़ जो रसीद आई है उसको काटता हूँ, अपने अकाउंट और ऑडिट के फाइल में उसे लगा देता हूँ, ताकि अकाउंट स्पष्ट करने के लिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि मतदाता जब ईवीएम मशीन में वोट डालने के लिए जाता है तो वो बटन दबाता है, बटन दबाने के बाद लाइट जलता है, लाइट जलने के बाद बीप का आवाज होता है, आवाज होने के बाद में कुछ भी नहीं होता। जब अनाड़ी आदमी होता है तो क्या करता है? देखो अनाड़ी आदमी क्या करता है, बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, उसको तो बैलेट पेपर देखने की आदत पड़ी हुई है, तो क्या करता है? वो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी देखते हैं, वो उसके पास आते हैं, कहते हैं बाबा हो गए? अच्छा हो गए? हो गया, इधर से जाना है। तो सोचते हैं साला चुना तो नहीं लगा है मेरे। मन ही मन हजारों लोगों के मन में आशंका पैदा हुई, लाखों लोगों के मन में आशंका पैदा हुई, करोड़ों लोगों के मन में आशंका पैदा हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट। और फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा जिस तरह से एटीएम मशीन में रसीद आती है उसी तरह से मतदाता जो बटन दबाता है, और मान लो उसने पंजे पर बटन दबाया, अगर पंजे पर दबाया तो कागज छपकर बाहर आना चाहिए और पंजे के निशान पर ये स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए कि उसने पंजे पर वोट दिया। और 7 सेकंड तक वो कागज का टुकड़ा बाहर रहना चाहिए। यदि किसी की आंखें कमज़ोर है तो जहाँ स्टैंप लगा हुआ कागज का एरिया है वहाँ लाइट फेंका जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांस है, कुछ भी किया जा सकता है, लाइट फेंका जा सकता है ताकि कमज़ोर आँख वाले व्यक्ति को भी अपने आँखों से दिखाई दे कि वोट मैंने जहाँ जिसको दिया उसी के नाम पर स्टैंप लगा हुआ है। जब वो अपनी आँखों से देखेगा तो उसकी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैंने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर वोट जमा हो गया। उसके बाद 7 सेकंड के बाद वो जो कागज का टुकड़ा है वो कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाए। गिरने के बाद ईवीएम मशीन का काउंटिंग हो। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं ईवीएम मशीन का काउंटिंग हो। काउंटिंग के बाद यदि किसी कैंडिडेट को
यदि किसी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे रिकाउंटिंग चाहिए। तो रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन देने के बाद फिर ईवीएम का रिकाउंटिंग नहीं होगा कि जो बैलेट पेपर, कागज का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में कटकर गिर गया है उस टुकड़े की रिकाउंटिंग होगी। यदि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है तो कागज के टुकड़े में वो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ईवीएम के अंदर क्या घोटाला हो रहा है ये किसी को पता नहीं चलता है। मगर बैलेट बॉक्स में जो कागज का टुकड़ा जो अपनी आंखों से आपने देखा, वो जो टुकड़ा कटकर गिर गया है वो तो आपकी आंखों से देखा हुआ है और आपकी तसल्ली हुई है कि हाँ मेरा वोट जो है उसी के नाम पर चला गया है, वो कागज के टुकड़े की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो स्वीकार हो गया। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकीलों की एक भी बात नहीं मानी, डॉक्टर सुब्रमण्यम की सारी बातें मानी, चुनाव आयोग की केवल एक बात मानी, ईवीएम रह सकती है मगर अकेली ईवीएम नहीं रहेगी। ईवीएम तभी रहेगी जब ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। पेपर ट्रेल मशीन का लंबा नाम है VVPAT, V फॉर वोटर, V फॉर वेरिफिएबल, P फॉर पेपर, T फॉर ट्रेड, A फॉर ऑडिट, T फॉर ट्रेड। इसका मतलब है कि वोटर्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो कागज के टुकड़े में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ईवीएम मशीन में वेरिफिकेशन नहीं होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, रिकाउंटिंग नहीं होता है। बैलेट पेपर पर रिकाउंटिंग होता था, फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। चुनाव आयोग कहता है ईवीएम मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी है। यदि बैलेट पेपर पर फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, यदि बैलेट पेपर पर रिकाउंटिंग होता था और बैलेट पेपर का सिस्टम बैकवर्ड सिस्टम है, अगर आप ऐसा मानते हो, चुनाव आयोग ऐसा मानता है, तो ईवीएम मशीन में तो एडवांस होना चाहिए। बैकवर्ड में रिकाउंटिंग होता है, बैकवर्ड में वेरिफिकेशन होता है, बैकवर्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, बैकवर्ड में ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब है बैलेट पेपर दोबारा इकट्ठा किया जा सकता है, दोबारा उस कागज को अलग अलग करके फिर उसका वेरिफिकेशन करके रिकाउंटिंग किया जा सकता है। इसमें से कोई भी सिस्टम ईवीएम मशीन में नहीं। इसलिए VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेड, ये मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। 5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव आयोग ने 543 में से केवल 13 जगह पर पेपर ट्रेल मशीन लगाया, 530 जगह पर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। जिस जगह पर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया उस जगह पर बीजेपी को 283 सीटें मिली। 31% वोट पड़े। हमने चुनाव आयोग के साइट पर जाकर देखा, हैरान करने वाले आंकड़े मिले। चुनावी इतिहास में आज तक 70 साल में जितने चुनाव हुए वो सारे इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल को 31% वोटों से सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। सिंपल मेजॉरिटी 543 में होती है 272। बीजेपी को सीटें मिली 283। सिंपल मेजॉरिटी भी 31% में इसके पहले किसी को नहीं मिली, किसी पार्टी को नहीं मिली। बीजेपी को केवल सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली बल्कि 13 सीटें ज्यादा मिली, 283 सीटें मिली।
क्योंकि आप लोगों ने तो चुनाव आयोग के साइट पर जाकर देकर वेरिफिकेशन करने का कोई झंझट तो थोड़ी उठाया हो। ये आम आदमी का थोड़ी मामला है, ये तो सारा डाटा हमारे पास। चुनाव आयोग ने जिस 13 जगह पर पेपर ट्रेल मशीन लगाया, कहां लगाया? नागालैंड, मिजोरम, ब्रह्मदेश के बॉर्डर। क्यों लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश जनता को मालूम ना हो इसलिए ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर लगाया। यदि महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में लगाया होता प्लेन एरिया में, तो लोगों को जानकारी होती, लोग पूछते अरे ईवीएम मशीन है तो फिर ये दूसरा मशीन क्यों लगाया? तो चुनाव आयोग को बताना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हमें कैसे मालूम नहीं? नहीं, अखबार में खबर नहीं आई ना, इसलिए आपको पता नहीं है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसलिए हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, क्यों लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाने के लिए कहा? नहीं, ये मशीन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, इसलिए ये मशीन लगाने का आदेश दिया हुआ है, इसलिए लगा रहे हैं। अच्छा, कमियां, खामियां, कमजोरियां है, इसलिए लगाने का आदेश दिया है। तो 2004 में केवल ईवीएम से चुनाव हुआ, 2009 में केवल ईवीएम से चुनाव हुआ, उस समय घोटाला तो नहीं हुआ। वोटर्स लोगों के दिमाग में बात आ गई कि 2004 में तो नहीं लगाया था, 2009 को तो नहीं लगाया था, तो 2004 और 2009 में घोटाला तो नहीं हुआ। लोगों के मन में, वोटर्स लोगों के मन में आशंका पैदा हो जाती। ये आशंका पैदा ना हो इसलिए चुनाव आयोग ने ये मशीन नागालैंड, मिजोरम, ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर लगाई। इसके पीछे एक और मकसद था, जानकारी तो जानकारी, वोटर्स को जानकारी नहीं होनी चाहिए, मगर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई, इसकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए। वोटर्स को इसकी हवा भी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम में इतने दूर पर लगाया, वहां तक हवा बहते बहते बंगाल तक ठंडा हो जाता है, यहाँ तक हमारे तक हवा ही नहीं आता है। तो हवा भी हमारे पास नहीं पहुंचे, इसका मतलब समझते हो? चुनाव आयोग, भारत सरकार, भारत का मीडिया, भारत का प्रशासनिक अधिकारी, सारे के सारे लोग मिलकर, पॉलिटिकल पार्टी, विरोधी पार्टी, सरकारी पार्टी, सारे लोग मिलकर ये खबर जनता को नहीं मिलनी चाहिए, इसकी खबरदारी ले रहे हैं। यानी सारा क्रियाकलाप छुपकर करने का सारा मामला हो रहा है, और कोई भी क्रिया जब छुपकर की जाती है तो इसके पीछे निश्चित रूप से आपराधिक मकसद होता है, इसीलिए ऐसा किया। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। रिजल्ट आने के 1 महीने बाद मैं दादर में भाषण कर रहा था, तो एक नौजवान आदमी मेरे पास स्टेज पर आया और उसने मुझे इकोनॉमिक टाइम्स नाम का अखबार दिया। उस अखबार में खबर छपी थी, चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में, भंगार में बेचने का फैसला किया। मैं ईवीएम मशीन के विरोध में ही बोल रहा था, तो जिसने मुझे ये खबर लाकर दी उसको समझ में आया कि ये अखबार उसके काम का नहीं है, वामन मेश्राम के काम का अखबार है, उसने मेरे पास लाया। कार्यक्रम समाप्त होते ही हमने निर्णय लिया कि वकील के पास जाना चाहिए। वकील के पास गए, वकील को बताया, वकील ने कहा अखबार की खबर को कोर्ट सबूत नहीं मानता। मैंने कहा क्या किया जाए? कहा कि ठोस सबूत लेकर आओ। हम लोगों ने विचार विमर्श किया और ठोस सबूत लाने के लिए इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा।
लेटर में लिखा कि इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है 8 लाख मशीन को स्क्रैप करने की, 8 लाख मशीन भंगार और कबाड़ में बेचने की। क्या ये सही है? 1 महीने में चुनाव आयोग ने जवाब दिया खबर सही है। हो गया हमारे पास लिखित सबूत, पहला सबूत, ये खबर सही है। खबर हमारे पास आते ही हमारे मन में सवाल पैदा हो गया, जो मशीनों पर 1 महीने पहले सारे देश का चुनाव संपन्न करवाया, वो मशीनें 1 महीने में कबाड़ में बेचने लायक कैसे हो गई? कारण हो सकता है, नंबर 1 कारण हो सकता है कि चुनाव आयोग ने जिस फैक्ट्री से, कंपनी से ये मशीनें खरीदी है, वो मशीनें 2014 के चुनाव तक ही उपयोग में लाए जाने वाली मशीन है, ऐसा गारंटी कार्ड उनको दिया होगा। कारण हो सकता है। तो हमने लेटर लिखा, हमें गारंटी कार्ड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ओरिजिनल आप अपने पास रखो, जेरॉक्स हमको दो अटेस्टेड करके। चुनाव आयोग चूंकि अपराध की भूमिका में शामिल है, इसलिए उनको डर है कि कोई पागल आदमी यदि सुप्रीम कोर्ट गया और वो पागल आदमी अगर वामन मेश्राम की तरह हो और गया और उसने सील करने का, चुनाव ईवीएम मशीन को सील करने का आदेश लेकर आया, तो सारे सबूत ईवीएम मशीन के अंदर उपलब्ध है। बहुत खतरनाक मामला है और ये तो देशद्रोह का मामला है। 125 करोड़ जनसंख्या के लोकतंत्र के विरोध में गद्दारी का मामला है। फांसी की सजा होगी इलेक्शन कमिश्नर, सामान्य मामला नहीं है। तो वो जो अपराध करता है वो अपराध बोध से पीड़ित होता है और डरा रहता है। उस डर के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया होगा कि इसको कबाड़ में बेच दिया जाए। कबाड़ में बेचने से क्या होता है? ईवीएम मशीन में 2 पार्ट है, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। जब कबाड़ में बेच दिया जाता है तो कबाड़ बन जाता है और कबाड़ से डाटा समाप्त हो जाता है और सारा का सारा लोहा हो जाता है और डाटा समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है अपराध करने वाले जो लोग हैं वो उसके अंदर छुपा हुआ जो डाटा है, सबूत है, वो उसे समाप्त करना चाहते हैं। ये उसके पीछे उनके दिमाग में मकसद है। ये 2 मकसद हो सकते हैं। तो हमने दोनों लेटर लिखा। दोनों लेटर लिखने के बाद चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए और चुनाव आयोग ने सोचा कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो आदमी साव है, निर्दोष है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आदमी अपराधी है तो डर जाएगा। और उन्होंने हमें जानकारी देने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। जब जानकारी देने से परेशान करना शुरू कर दिया तो हमें एक बात मालूम हो गई, दाल में कुछ काला है। और सारी जानकारी बताने के बाद तो आपको लगेगा कि दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली है। मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको बता देंगे। जब ये प्रक्रिया में वो गड़बड़ करने लगे तो हमने बॉम्बे हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और चंडीगढ़ हाई कोर्ट, वहां पर स्टेट लेवल के चुनाव हो रहे थे, तो हमने केसेस दायर कर दिया। केसेस दायर कर दिया और हम अपनी लड़ाई जारी रखे। उसके बाद हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कहा कि जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सके, तो आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? चुनाव आयोग ने हमें जवाब दिया,
नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। लिख कर दिया। जब उन्होंने लिख कर दिया तो हमने दूसरा चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में लिखा कि नरेंद्र मोदी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री भारत के संविधान के अनुसार आखिरी अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। क्या आप लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन को लगाने का आदेश दिया था, उसको लगाने के लिए प्रधानमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसी चिट्ठी आपने राष्ट्रपति को लिखी, आपने ऐसा नहीं किया। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसी चिट्ठी लिखी, आपने ऐसा भी नहीं किया। आपने ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, जबकि आप बुलाते रहते हो। इस मुद्दे पर आपने ऐसा किया, ऐसा आपने नहीं किया। क्या आपने भारत के मतदाताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि जिस व्यक्ति को आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया वो प्रधानमंत्री फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए पेपर ट्रेल लगाने के लिए पैसा नहीं दे रहा है? ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को बताया, ऐसा भी आपने नहीं किया। चिट्ठी लिख दिया कि इसका जवाब देने के लिए, कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो हमने चुनाव आयोग के इतिहास में आज तक कोई भी आदमी चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस लेकर गया कि चुनाव आयोग ने न्यायपालिका की अवमानना की। ऐसी केस चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार हुई। चुनाव आयोग की जो ईमानदारी है सबसे ज्यादा खतरे में आ गई। और ये केस लेकर जब हम गए तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, सारे देश की मशीनरी चुनाव आयोग से डरती है, सारे देश के अधिकारी चुनाव आयोग से डरते हैं, केवल चुनाव आयोग वामन मेश्राम के नाम से डरता है। मैं उत्तर प्रदेश में जब भाषण करने के लिए गया तो चुनाव आयोग का आदमी मेरा भाषण वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था ऐसे सामने बैठकर। मुझे पता चला तो मैं चुनाव आयोग की ही बदमाशी पर भाषण करना शुरू कर दिया। तो चुनाव आयोग ने मेरे को पकड़ने के लिए आदमी भेजा और मैं चुनाव आयोग को पकड़ रहा था तो उसने 5-10 मिनट के बाद मोबाइल बंद करके कागज में लपेटा और थोड़ी देर में रफू चक्कर होके चला गया। दोबारा मैं 100 से ज़्यादा सभाओं में गया मगर किसी भी सभा में मेरे दोबारा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आदमी नहीं आया। साथियों, तो 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस का जवाब नहीं दिया। 6 महीने बाद जवाब दिया मगर जवाब में कोई जवाब नहीं दिया। जवाब हो तब न जवाब देगा। जवाब झूठा दिया। झूठा हलफनामा दाखिल करना क्रिमिनल ऑफेंस है। हमने रिजॉइंडर दिया और सबूत के साथ बताया चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी तरह से 4 जनवरी 2017 को केस हियरिंग के लिए आई। चुनाव आयोग के 4 वकील मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। सीनियर मोस्ट लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, जज साहब वामन मेश्राम ऐसा ऐसा लेटर लिखता है, ऐसा ऐसा लेटर लिखता है। जज ने पूछा कैसा कैसा लिखता है कि आपको पढ़ के सुनाएं? हाँ, पढ़ के सुनाएं। तो जो अभी 4 मुद्दों वाला बात मैंने आपको बताई, वो 4 मुद्दे जो मैंने आपको बताए वो मुद्दे उन्होंने जज को पढ़कर सुनाए। पढ़कर सुनाने के बाद जज को लगा होगा अरे कॉन्स्टिट्यूशनल है,
वामन मेश्राम ने कोई गैर कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे नहीं उठाए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं। इसलिए जज ने वकील को कहा लेटर बज लो, हाँ। वामन मेश्राम ने अपने केस में पेपर टेल लगाने के संबंध में जो मुद्दे उठाए हैं, वो पेपर टेल आप कब तक लगा रहे हो? पिन पॉइंटेड मुद्दा वकील को पूछा, तो वकील दूसरे वकील की तरफ देखने लगा। 4 वकील थे, दूसरे वकील की तरफ देखने लगा, दूसरा तीसरे की तरफ देखने लगा, तीसरा चौथे की तरफ देखने लगा, और चारों वकील की तरफ ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा। जज को लगा वकीलों के पास कोई जवाब नहीं। जब वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है, ऐसा जज को लगा, तो जज ने आवाज चढ़ाते हुए पूछा, ये पेपर टेल मशीन कब तक लगा रहे हो? तो वकील को लगा कि बोलना पड़ेगा, चुप रहना ठीक नहीं है। तो वकील ने कहा कि आप पेपर टेल लगाने के बारे में पूछ रहे हो, उसके बारे में तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, मगर आपका सवाल के जवाब देने के लिए मुझे 2 महीने का समय दिया जाए। पहले 6 महीने बर्बाद किया, कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर भी जज ने उसको 2 महीने का समय दिया। 4 मार्च आई, चली गई, कोई जवाब है ही नहीं। जब 2007 में बहन जी को बहुमत मिला तो हमने नहीं लगाया था आरोप कि ईवीएम में घोटाला हुआ है। अब मायावती को हमको बहुमत मिला तो घोटाला हुआ, ऐसे कैसे लग रहा है? हमने केजरीवाल को कहा था तुमको 67 में सीटें मिली तो तुम बोलो अखबार में कि हमें बहुमत मिला, फिर भी हमारा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बोलो, नहीं बोला तो तुम्हारे साथ धोखा होगा। ये हो गया, पंजाब में हुआ, गोवा में हुआ। ये तो हम पहले बताया था केजरीवाल को, लिखकर बताया था। साथियों, मायावती ने जब आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने मायावती के आरोप का जवाब देते हुए कहा मायावती के आरोप बेबुनियाद है। मैंने ये जो लड़का देख रहे हो, ये दाढ़ी वाला, ये हमारा सोशल मीडिया का पत्रकार है। इसको मैंने बुलाकर वीडियो रिकॉर्डिंग किया और वीडियो में कहा कि हो सकता है मायावती के आरोप बेबुनियाद हो, मगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, मगर मेरे किसी भी आरोपों का आपने जवाब नहीं दिया। ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, 13 लाख लोगों ने देखा, मगर चुनाव आयोग ने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था, नहीं दिया। फिर 10 अप्रैल तक समय मांगा, 10 अप्रैल को भी जवाब नहीं दिया। दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जैदी अभी रिटायर हो गए, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आमतौर पे होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखते रहे हैं। पहली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री को मेरे केस के रेफरेंस में चिट्ठी लिखी। कहा वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की है, न्यायालय की अवमानना की। अगले सुनवाई के पहले यदि 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए सैंक्शन नहीं किया जाता है तो अगले ही दिन में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। जब ये चिट्ठी जैदी ने प्रधानमंत्री को लिखी, इमीडिएट शाम को कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई और 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए सैंक्शन। मेरा केस नोटिस चुनाव आयोग को जाने के बाद ही
चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी या सरकार को चिट्ठी लिखी। ये इस बात का दस्तावेजी प्रमाण है कि चुनाव आयोग पेपर ट्रेल मशीन लगाने में इंटरेस्टेड नहीं। उसका इंटरेस्टेड ना होना ही अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सबूत। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और इसलिए 3,567 करोड़ रुपया जब सैंक्शन हुआ, लेटर सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर रखा गया, डायस पर रखा गया, तो 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस पर पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया। सितंबर 2018 तक सारे देश में जितनी मशीनें लगती है 100% मशीनें चुनाव आयोग के पास में आ जाएगी। फरवरी 2019 तक सारे देश के कलेक्टरों के पास पेपर ट्रेल मशीनें पहुंच जाएगी। अब मार्च से जो चुनाव शुरू होगा उसमें सारे देश में 100% जगह पर पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस पर फैसला दिया। फैसला देने के बाद मैंने दूसरा आंदोलन शुरू कर दिया और दूसरा आंदोलन शुरू कर दिया। अब मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए। पेपर ट्रेल की लड़ाई जीत लिया। पेपर ट्रेल की लड़ाई जीतने के बाद फिर मैंने दूसरी लड़ाई, दूसरा आंदोलन शुरू कर दिया। अभी मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मैंने केस जीता। उसके बाद इस तरह का आंदोलन चलाना तो सामान्य बात तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद और ये इंश्योर करने के बाद, एफिडेविट देने के बाद जब मैंने ये अभियान शुरू कर दिया, तो अभियान आंदोलन शुरू करने के पीछे मेरे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। तभी मैं पेपर ट्रेल के विरोध में आंदोलन चला सकता हूं। अगर ठोस सबूत नहीं है तो मेरे द्वारा ही कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऐसा ठोस सबूत कि मैं पेपर ट्रेल के विरोध में बैलेट पेपर के लिए आंदोलन क्यों चला रहा हूं। अमरावती में प्रोफेसर रविंद्र राणे वहां विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और जिस बूथ पर रविंद्र राणे और उसकी बीवी वोट डालने के लिए गई और काउंटिंग हुआ, उस बूथ पर रविंद्र राणे के अकाउंट में 0 वोट निकला। पेपर ट्रेल लगाया होने के बावजूद भी 0 वोट निकलना इस बात का सबूत था कि पेपर ट्रेल लगाने के बाद भी घोटाला होता है। हमने रविंद्र राणे से एप्लीकेशन लिखवाया और ये कहा कि हमें सारे बूथ के डाटा चाहिए, बताओ कितना पैसा चाहिए। पैसा जमा किया, सारा का सारा बूथ का डाटा हमने ले लिया। हमारे पास रिटर्न सबूत है कि वहां पर जिस बूथ पर रविंद्र राणे और उसकी बीवी ने वोट डाला, वहां उसके रिश्तेदार हैं, वहां उसके दोस्त हैं, वहां उसके सपोर्टर है। चलो मान लिया किसी ने भी वोट नहीं दिया, मान लिया उसके बीवी ने भी उसको वोट नहीं दिया। हो सकता है रविंद्र राणे ने कभी अपने बीवी को झापड़ झूपड़ किया होगा और इस बहाने उसके बीवी ने यह सोचा होगा कि रविंद्र राणे को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, इसलिए उसने भी अपने पति को वोट नहीं दिया होगा। इसे स्वीकार किया जा सकता है, मगर रविंद्र राणे इतना गधा नहीं है कि वह अपने आप को वोट ना डाले। हम आज तक ये कहा करते थे कि वोटर के वोटिंग में घोटाला होता है, वोटर का वोट गायब होता है। हमने कभी आरोप नहीं लगाया था कैंडिडेट का वोट गायब होता है। हमें हैरानी हुई कि यहाँ केवल वोटर का वोट गायब नहीं हुआ, कैंडिडेट का वोट गायब हुआ। इस लड़ाई में एक चमत्कार और हुआ, कैंडिडेट का वोट गायब हुआ। कैंडिडेट का वोट गायब क्यों होता है जानते हो? जो लोग गायब करने वाले लोग हैं
मशीन के अंदर वोटर का वोट और कैंडिडेट का वोट, दोनों का वोट जब जमा होता है तो केवल वोट ही होता है, उसमें फर्क नहीं होता है। इसलिए जो गायब करने वाले उस्ताद लोग हैं उनको पता नहीं चलता ये कैंडिडेट का वोट है, ये वोटर का वोट है, वो इसमें फर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए कैंडिडेट का भी वोट गायब कर लेता है। इससे पता चल जाता है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला होता है। हो गया हमारे पास स्टैंप लगा के, साइन लगा के, चुनाव ऑफिसरों ने लिख कर दिया कि ये तुम्हारे बूथ वाइज डाटा। जब हमने बूथ वाइज डाटा लेकर सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में डाटा सबमिट करना शुरू कर दिया तो चुनाव आयोग ने हमें काउंटर करने के लिए एक नई मशीन लाने का प्लान बनाया। उस मशीन का नाम था टोटलाइजर। टोटलाइजर का मतलब है सारे बूथ के वोट एक जगह इकट्ठा किए जाए ताकि किसी को पता ही ना चले कि कौन से बूथ पर कौन सा वोट गायब हो गया है। तो समझ में आ रहा है? हमारी नजर बदमाशों पर है, हमें मालूम है कौन सा काम करने से कौन सा होता है, केवल हमें मालूम है सारी टेक्नोलॉजी। मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूं मगर आज इसका मैं एक्सपर्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और बड़े बड़े जो पत्रकार है, जब उनको बातें समझ में नहीं आती तो वो मेरे को टेलीफोन करते हैं, उनको भी पता नहीं। तो इस तरह से हमने चंद्रपुर में जो कैंडिडेट खड़ा था उसको हमने एप्लीकेशन करने के लिए कहा, रिकाउंटिंग की मांग कर। हमें मालूम है रिकाउंटिंग होगा नहीं, इसीलिए एप्लीकेशन करने के लिए कहा। उसने रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन किया, अधिकारी ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। किसको चाहिए भाई रिकाउंटिंग? हमें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। अधिकारी ने स्टैंप लगाकर, साइन लगाकर लेटर दिया, नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हो सकता है रिकाउंटिंग, अधिकारी बोल रहा है नहीं हो सकता। यही तो चाहिए, यही ना चाहिए हमें। बदमाश को यहां से पकड़ना होगा, आसानी नहीं है बदमाश को कैसे पकड़ा जाए। बहुत ऊंचे लेवल से बदमाशी हो रही है। ये कोई बूथ कैप्चरिंग तो गधा आदमी भी करता है, ये तो बहुत बुद्धिमान लोगों की बेईमानी का मामला है। बूथ कैप्चरिंग तो गुंडा और गधा भी आदमी बूथ कैप्चरिंग करता है, उसके लिए कोई बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। यहां बुद्धिमान, एक से एक बुद्धिमान लोगों का दिमाग लगा करके ये धोखाधड़ी की गई है। और जब अधिकारी ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, हमारे पास सबूत आ गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा रिकाउंटिंग होगा और अधिकारी चुनाव आयोग का कह रहा है नहीं होगा, सबूत आ गया। दूसरा लेटर लिखा, क्यों नहीं हो सकता? दूसरा लेटर दिया, दूसरे लेटर का जवाब अधिकारी ने लिख कर दिया, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का फला फला रूल, फला फला नियम, इस नियम में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और इस वजह से आपको रिकाउंटिंग नहीं किया जा सकता। रूल लिख कर दिया, स्टैंप साइन लगा, मालूम हो गया अच्छा तो ये रूल है जिसकी वजह से रिकाउंटिंग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकाउंटिंग होगा और चुनाव आयोग में रिकाउंटिंग रोकने के लिए रूल फ्रेम किया। इसका मतलब है लिखित चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, न्यायपालिका की अवमानना की। ऐसा क्यों किया? भारत सरकार ने इसको पास किया, लॉ मिनिस्ट्री ने पास किया, अधिकारियों ने पास किया, चुनाव आयोग ने पास किया, इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। वो रूल जो है वो रूल क्यों बनाया? क्योंकि जब पेपर ट्रेल लगाया जाएगा तो ईवीएम के अंदर जो घोटाला होता है वो पेपर ट्रेल मशीन पकड़ती है, क्योंकि ये घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। मगर ये मशीन घोटाला कब पकड़ती है? जब रिकाउंटिंग होता है।
घोटाला कब पकड़ती है? जब रिकाउंटिंग होता है तो बैलेट पेपर का रिकाउंटिंग होता है, जो टुकड़े बैलेट बॉक्स में गिरते हैं, तो ईवीएम के अंदर जो घोटाला होता है उसको पकड़ा जाता है। तो चुनाव आयोग को मालूम है रिकाउंटिंग होगा तो ही घोटाला पकड़ में आएगा, रिकाउंटिंग नहीं होगा घोटाला पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए रूल इस तरह से फ्रेम किया, किसी का रिकाउंटिंग होगा ही नहीं तो घोटाला होता भी रहेगा, पेपर टेल लगा भी रहेगा और घोटाला पकड़ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में आधा निर्णय दिया और हमने तो पूरा केस लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने आधा निर्णय दिया, आधा सबूत सारा देने के बावजूद भी उसको हाथ ही नहीं लगाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप सुनकर हैरान हो जाओगे, कोई भी जजमेंट केस का संदर्भ लेकर ड्राफ्ट लिखा जाता है। हमारे केस का एक लाइन तो छोड़ो, हमारे केस का एक शब्द भी जज ने नहीं, क्योंकि यदि हमारे केस का संदर्भ लेकर यदि जज जजमेंट लिखता तो पढ़ने वाले लोगों को हमारे केस में हमने कौन से मुद्दे उठाए वो भी पढ़ने वालों को मालूम होता। जिन्होंने जजमेंट लिखा वो लोग इस बात में सतर्क है कि हमारी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमने उस केस के रेफरेंस में रिवीजन पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया। मुझे केजरीवाल ने पूछा, आपका सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है? अगर हम कहते नहीं है तो बोलेगा काय के लिए केस डाला है। तो हमने कहा कि हम प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सारे के सारे दस्तावेजी सबूत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, ये मैं खुद अनुभव करना चाहता हूं और मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूं। यदि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मेरे लिए इंटरनेशनल कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा। मैं सारे देश भर में आंदोलन शुरू करूंगा कि भारत की न्यायपालिका पर मैं न्यायपालिका को इस कार्यक्रम के द्वारा चेतावनी भी दे रहा हूं कि तुम आपके साथ खेल रहे हो। ये मत समझना कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई पुलिस का सिविल ड्रेस में आदमी बैठा होगा तो वो जजेस के पास मेरा मैसेज दे दे, नहीं तो मैं सीडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी सीडी मुफ्त में पुलिस वालों को देता हूँ, पोस्टल चार्ज भी मैं ही देता हूँ, वो भेज दो चीफ जस्टिस। साथियों, ये जो बातें हमने दो सबूत, एक अमरावती का एक चंद्रपुर का जो सबूत हमने इकट्ठा किया, वो इकट्ठा सबूत हमारे पास में है। इसके आधार पर कह रहे हैं कि अब हमें पेपर ट्रेल भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर ट्रेल से भी भारतीय मतदाताओं को न्याय मिलने वाला नहीं है। तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है जब तक वो रूल रहेगा। अगर रूल हट जाता है तो चुनाव आयोग को लगेगा कि कोई भी आदमी रिकाउंटिंग की डिमांड करेगा और रिकाउंटिंग होगा तो ईवीएम में जो भी घोटाला हुआ हर मशीन में पकड़ा जाएगा। तो जब चुनाव आयोग को ये मालूम होगा तो चुनाव आयोग के जो गुर्गे हैं और चुनाव आयोग से संबंधित जो भी हेराफेरी करने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि अब पकड़ने की पक्की और मुकम्मल व्यवस्था हो गई है। अब घोटाला करना बहुत खतरनाक है तो घोटाला बंद हो जाएगा। तो हमने अभियान शुरू कर दिया। अब हमें पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, अब हमें बैलेट पेपर चाहिए। 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लिए जाएंगे और यदि 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लेने के बाद चुनाव आयोग अगर हमारी बात को नहीं मानता है, यदि नहीं मानता है तो क्या करेंगे? ऐसा मुझे किसी ने कहा, क्या करेंगे?
तो मैंने कहा धन्यवाद का लेटर लिखूंगा चुनाव आयोग। अजीब बात नहीं हो भाई। मैंने कहा हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इतने से निराश होने वाले लोग नहीं हैं। अगर 5 करोड़ लोगों का समर्थन हमारे समर्थन में है और चुनाव आयोग लड़ रहा है और हमारी बात नहीं मान रहा है, तो 5 करोड़ लोगों को लेकर मैं 5 करोड़ के 15 करोड़ करूंगा। मेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं है, मेरे पास तो एक ही काम धंधा है। अगर 5 करोड़ के 15 करोड़ कर दिया तो मेरा तो कोटा ही पूरा हो जाएगा, आज़ादी का आंदोलन सफल हो जाएगा। फिर तो जो चुनाव आयोग में बैठे हुए जो चुनाव कमिश्नर है वो भी नहीं रहेंगे, वो तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन रहने चाहिए। इसलिए साथियों, इसी दौरान चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनौती दी कि हमारी मशीन हैक करके दिखाओ, 4 घंटे का समय हम देते हैं। हमने अभी एक पर्चा लिखने का फैसला किया है, 2-4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। पर्चे का टाइटल है चुनाव आयोग को वामन मेश्राम की चुनौती। चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती दे रहा है, वामन मेश्राम चुनौती चुनाव आयोग को दे रहा है। चुनौती क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सबूत के आधार पर मैंने जो सवाल पूछे थे, उन सवालों के आपने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दिए। मैं जनता की अदालत में जाकर आपको पूछ रहा हूं, मेरे सवालों के जवाब दो। जो सवाल मैंने सुप्रीम कोर्ट में पूछे, उन सवालों के जवाब दो। तुमने 4 घंटे समय पॉलिटिकल पार्टी को दिया था, मैं तुम्हें 4 महीने का समय देता हूं। जवाब होगा तब न देगा, कहां से जवाब है? चुनाव आयोग के पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं। वो सारे सवाल मैं आप लोगों को पर्चे में लिखकर भेजूंगा। आप लोगों को भी लगेगा कि इनके सवाल जरूर चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से साथियों, आने वाले समय में हम लोगों को ये आंदोलन ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। बॉम्बे के महानगरीय एरिया में लोगों को जानकारी नहीं है इतना बड़ा घोटाला हुआ। ये शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला, 1 लाख करोड़ 2 लाख का कुछ नहीं, सारे बजट पर कंट्रोल करने वाला घोटाला। अगर 21 लाख करोड़ का बजट है साल का और 5 साल का मान लो 1.25 लाख करोड़ का बजट है, तो 1.25 लाख करोड़ लाख करोड़ का जो बजट है, ये जो बजट है, इस पर कंट्रोल करने का अधिकार जिस चुनाव प्रणाली में मिलता है, ईवीएम में मिलता है, उसमें घोटाला हो रहा है। तो ये तो लिमिटलेस घोटाला है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए साथियों, इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन में आप लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। मैं और भी विस्तार से आपको बताना चाह रहा था, मगर मेरा कार्यक्रम डेली का निर्धारित है, इसलिए मुझे यहाँ से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली जाना होगा और दिल्ली से लखनऊ जाना होगा, लखनऊ से बहराइच जाना होगा। बहुत लंबा सफ़र चल कर जाना है। कल बहराइच में उत्तर प्रदेश के मेरा कार्यक्रम है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहते हुए इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।